नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है और ये क्लास अगर नहीं हो पा रही है तो हमारी पढ़ाई में व्यवधान ना हो, क्योंकि आप जानते हो कम्पिटिटिव एग्जाम का जब हम तैयारी करते हैं तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। तो व्यवधान ना हो इसी दृष्टिकोण से मैं जो है सुबह और शाम जो है टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करवा पा रहा हूँ और आप उम्मीद करता हूँ कि आप दे रहे होंगे और आपके इससे जो है फ़ायदा बहुत हो रहा होगा रिवीजन के दृष्टिकोण से और अपने इम्प्रूवमेंट भी आपका हो रहा होगा। जो भी अभी तक नहीं दिए हैं आप जाके दीजिए। प्रतिदिन सुबह और शाम जो है आपका ये टेस्ट चलता है। मेरे को कुछ लोगों ने जो है भारत और नेपाल के बीच जो अभी खबरों में आ रही है विवाद, उसका डिटेल पूछा। चूँकि क्लास जब कंटिन्यू चलता तो क्लास में इसको बता दिया रहता है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। अब क्लास चल नहीं रही है तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के माध्यम से इसको आपको बता दूं। ये जो भारत और नेपाल के बीच जो विवाद हो रहा है, उस विवाद को हम तह तक जाएंगे, इसके इतिहास को देखेंगे, भौगोलिक रूप को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सुबह शाम आप जरूर टेस्ट दीजिए। जब तक क्लास प्रारंभ नहीं हो पाती तब तक कंटिन्यू हमारा ये टेस्ट जो है चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध। ठीक, चलिए नेपाल के बारे में बात करेंगे तो नेपाल जो है लॉकडाउन देश है, भू-स्थित देश है। भू-स्थित देश इसका मतलब ये है कि नेपाल जो है वो उसकी सीमा कभी भी समुद्र के साथ नहीं लगी है। लॉकडाउन मतलब उनकी जो सीमा है वो किसी भी समुद्र के साथ नहीं लगी है। ठीक है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक है, हमारा जो है छत्तीसगढ़ किसी भी समुद्री सीमा के साथ नहीं लगी हुई है। तो ये तो हमारा राज्य हुआ। हम बात करें नेपाल देश की, नेपाल देश की कोई भी सीमा किसी भी समुद्री या समुद्र के साथ नहीं लगी हुई। दूसरा, नेपाल एक बफर देश है। बफर देश का मतलब नेपाल के इस साइड में है नीचे भारत है और नेपाल के ऊपर में जो है चाइना है। तो दो बड़े देशों के बीच में अवस्थित कोई देश होता है, छोटा देश, उसको बोलते हैं क्या, बफर देश। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इतिहास में आएंगे। आपने सुना होगा गोरखा किंगडम। गोरखा किंगडम याद करिए, आपने इतिहास में आपने पढ़ा है गोरखा साम्राज्य, गोरखा सेना आपने सुना है इतिहास में। ठीक है, ये गोरखा किंगडम, ये गोरखा साम्राज्य, ये गोरखा सेना इतनी समृद्ध होती थी, इतनी शक्तिशाली होती थी, इतनी पावरफुल होती थी कि इन्होंने जो है भारत के पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग है, भारत के उत्तराखंड को ले लो, भारत के आप बोल सकते हैं सिक्किम को ले लो, आप ले लो काला पानी का ले लो, आप पिथौरागढ़ ले लो, ये सभी जो है इसी गोरखा किंगडम के अंतर्गत आते थे। ये पूरा एरिया जो है वो गोरखा साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अब बोले सर ये जब साम्राज्य इतने आते थे सब एरिया, तराई प्रदेश वाले एरिया से लेके पूरा कंटिन्यू, तो ऐसा क्या हुआ फिर? देखिए, सन 1814 की बात है। आपको पता है अब 1814 के समय हमारे यहाँ कौन शासन करता था? ब्रिटिश शासन हुआ करता था। जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था तो इसी समय सन 1814 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था सन 1814 ईस्वी में, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अब ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध जो है उतनी विध्वंस नहीं हुई थी। विध्वंस नहीं हुई थी का मतलब ये कि इस युद्ध में देखो कई युद्ध होती है जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है जान और माल की, और कुछ जो युद्ध होती है वो जो है संधि होने के फलस्वरूप जो है कुछ टकराव के साथ संधि होने के बाद वो फिर बंद हो जाती है। इसी प्रकार से 1814 में जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ वो कुछ दिन चला, फिर उसके बाद एक समझौता हुआ, उस संधि के तहत फिर ये युद्ध को समाप्त कर दिया गया। सन 1814 में आंग्ल और नेपाल का जब युद्ध हुआ, फिर इसको जो है सन 1815 ईस्वी में, ध्यान से सुनना, सन 1815 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संधि सगौली की संधि, एक महत्वपूर्ण संधि सगौली की संधि के तहत जो है इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है? 1814 ईस्वी को आंग्ल और नेपाल के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय जो है भारत में जो ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, तो ब्रिटिश और नेपाल के बीच, आंग्ल और नेपाल के बीच युद्ध हुआ 1814 ईस्वी में, और ये इस जो युद्ध है उसको समाप्त कर दिया गया 1815 में सगौली की संधि के साथ। ठीक है,
सगौली की जो संधि हुई है इसमें हस्ताक्षर हुए, 2 लोगों का हस्ताक्षर हुआ। भारत की ओर से अगर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे नेपाल की ओर से, अब भारत का मतलब ब्रिटिश की ओर से, अगर हम नेपाल की ओर से बात करेंगे तो नेपाल की ओर से यहाँ पे जो है साइन हुआ इस सगौली की संधि में, वो वहां के पुजारी पुरोहित कलराज मिश्र नामक व्यक्ति, कलराज मिश्र नामक एक व्यक्ति हुए, पुजारी हुए, पुरोहित हुए, इनका साइन था। साथ ही जो ब्रिटिश थे अंग्रेज की ओर से उस समय के कर्नल एक शख्स है, उसका नाम है पेरिस ब्राडशॉ। खैर ये आपको इतना याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि क्या संधि हुई थी, सगौली की संधि हुई थी। कौन थे साइन किए थे? कलराज मिश्र ने नेपाल की ओर से और ब्रिटिश की ओर से पेरिस ब्राडशॉ ने साइन किया। ये सगौली की संधि हुई, ये युद्ध जो है रुक गया। लेकिन ये जो संधि हुई उसमें कुछ मुख्य बातें भी थी। इसके मुख्य बातों में पहला बात क्या थी वो आप देखिए। पहला बात ये थी कि अब हम ब्रिटिश और नेपाल सौहार्दपूर्ण तरीके से रहेंगे, पहला। दूसरा, हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, नेपाल में कोई एक ब्रिटिश अधिकारी नेपाल में रहेगा और वहां पे नेपाल की हरकतों या बोल सके नेपाल की जो बोलना चाहिए क्रियाकलापों उन पर नजर रखेगा। जैसे राजदूत होते हैं ना, अलग अलग देशों में आज भी रहते हैं ना राजदूत, उच्चायुक्त, उस तरीके से जो है ब्रिटिश अधिकारी एक नेपाल में रहेंगे। 3 हो गया। चौथा कि नेपाल का लोग या नेपाल की प्रजा अब ब्रिटिशों के सेना में भर्ती होंगे। इसमें ब्रिटिशों का एक जो है बोलना चाहिए एक साजिश भी थी। आप जानते हो बड़े बड़े आप राजा भी हुए हैं, देखना आप कभी भी जब संधि होते थे तो जो है क्या होते थे, जो सामने वाले के परिवार के लोग या उनके प्रजा को अपने सेना में शामिल कर लेते थे। इनके पीछे कारण ये रहता था कि जब ये अब हमारे सेना में सब शामिल होंगे तब हम इनका जो है माइंड पूरा डाइवर्ट कर देंगे। देखना कभी भी जब सेना में आप जब भर्ती होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और अपने प्रति वफादारी, अपने देश के प्रति वफादारी, अपने देश मतलब जिस सेना में रहे या जिस तरफ से रहे उसके प्रति वफादारी बढ़ा देती है। तो ये एक तरीका आप देखना, औरंगजेब ने भी जब शिवाजी के साथ जब संधि किया था उनके बेटे संभाजी को भी अपने साथ रखे थे, है ना। तो ये होता था। तो ये कुछ बातें हो गई। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये था इस जो संधि का कि नेपाल को अपना 1/3 हिस्सा ब्रिटिशों को देना। बात समझ में आ रहा है? नेपाल का अपना 1/3 हिस्सा जो है वो ब्रिटिशों को देना था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर इस तरीके से अगर हम बात करें ये नेपाल, ये जो हिस्सा है इस साइड का, यहां पे सीमा रेखा बनाया गया। ये नेपाल के पूर्वी भाग है और ये नेपाल के पश्चिमी भाग है। नेपाल के पूर्वी भाग को जो सीमा बनाया गया वो रिफ्ता नदी को बनाया गया। कौन सी नदी दोस्तों? रिफ्ता नदी को बनाया गया। और नेपाल के जो पश्चिमी है उसको बनाया गया है काली नदी को सीमा बनाया गया। ठीक है, ध्यान से ना, जो नेपाल है उसके पूर्वी साइड को रिफ्ता नदी को सीमा बनाया गया, पश्चिमी साइड को काली नदी को सीमा बनाया गया। क्योंकि यहाँ पे जो सीमा बनाया है कोई पर्वत को, कोई पहाड़ को सीमा नहीं बनाया गया। इसमें जो सीमा बनाया गया है वो नदी को बनाया गया। नदी को बनाने के कारण जिस मार्ग से नदी का गमन होगा उस मार्ग पर ही सीमा बनेगा। इस कारण भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनी है वो सीधा न होकर जीत जाएगी। मतलब काली नदी को जब अगर सीमा बनाए हैं तो जिस मार्ग से काली नदी गुजरेगी वही मार्ग जो है क्या होगी, वही मार्ग सीमा होगी।
अब जो 1814 में जो युद्ध हुआ था और 1815 में जो संधि हुई थी और 1816 में ये लागू हुआ था, ध्यान से सुनना, 1814 में भारत और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था, भारत नेपाल का मतलब ब्रिटिश नेपाल या आंग्ल नेपाल, और 1815 में सागौली की संधि हुई थी और 1860 में जब ये लागू हुआ उसका 1/3 हिस्सा नेपाल के 1/3 हिस्सा ब्रिटिशों को दे देना था। तो जो सिक्किम और तराई प्रदेश जो गोरखा किंगडम में आते थे, याद करिए मैंने ऊपर में सबसे पहले बताया था कि जो सिक्किम है, जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल का, तराई प्रदेश है, ये सभी किसके अंतर्गत आते थे, ये सभी जो है गोरखाओं के अंतर्गत आते थे। लेकिन इस संधि के बाद उनको जो है ब्रिटिशों को वापस करना पड़ा, ब्रिटिशों को देना पड़ा नेपाल वालों को, तो ये ब्रिटिश के अंदर आ गए। क्या क्या बोला मैंने, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, सिक्किम, तराई प्रदेश, ये सभी जो है वो ब्रिटिश के अधीन आ गए। साथ ही इस वाले हिस्से में जो सीमा बनाया गया वो किसको माना गया, काली नदी को माना गया। और मैंने अभी बोला कि काली नदी जो है वो एक नदी है, समझ सकते हो, जब नदी है तो इसकी जो सीमा होगी वो जिगजैग होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। इस संधि के अनुसार अगर हम बात करेंगे, देखिए ये जो काली नदी है, अब इस काली नदी के बारे में आप देखो, काली नदी का उद्गम जो है वो हिमालयन नहीं है, पहली बात, कोई एक जगह से नहीं निकला है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब मैंने भूगोल पढ़ाया था, भारतीय भूगोल, दो नदी थे चंद्रा और भागा। जब चंद्रा और भागा दो नदी जब आके मिलते थे तब उसका नाम चिनाब पड़ता था। याद करिए मैंने बताया था, चंद्रा और भागा जब दोनों मिलते थे तब इसका नाम चिनाब पड़ता था। सेम काली नदी, काली नदी का उद्गम प्रॉपर काली नदी नाम से होता नहीं, ये भी दो नदियों के द्वारा जो है दो नदियों के द्वारा मिलने से काली नदी नाम पड़ा। ये काली नदी जो है ये दो नदियों से मिला, एक नदी दूसरी नदी। लेकिन आप जानते हो नामकरण जो होता है, अब भैया आपको पता है कि जो सीमा बनाया गया वो उधर काली नदी से बनाया गया, इसके ऊपर क्या करेंगे तो आपको पता होगा कि जो मेन, जैसा आप याद करिए सोनगंगा हम पढ़ते हैं, हम हमारी नदी हम सोनगंगा पढ़ते हैं, सोनगंगा में याद करिए मेन नदी किसको बोलते हैं, हमारी सहायक नदी जो है, जैसे हमारी नदी रिहन नदी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे रिहन नदी, लेकिन रिहन नदी किस में मिल जाती है, सोन नदी में, तो अब क्या नाम पड़ जाता है, सोन नदी पड़ जाता है। उसी प्रकार सोन नदी मिल जाती है गंगा में, तो इस पूरे नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। तो जो नदी बड़ी होती है उसी के नाम में पड़ती है। यहाँ पे आप देखेंगे काली नदी दो अलग अलग नदियों के मिलने के बाद बनती है, लेकिन जो मुख्य जो नदी है, जो बड़ी नदी है, उसी को मेन आधार बनाया गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको मेन आधार माना गया। और इस मेन आधार जब इसको माना गया, इस एरिया में जो विवादित क्षेत्र जो अभी हो रहा है, काला पानी, लिपुलेख दर्रा और लिपुआ धुरा, वो यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये काला पानी जिसको हम आधार माने हैं वो डिसाइड करेगी भारत और नेपाल की सीमा। इस साइड भारत, इस साइड नेपाल। काला पानी मिला है दो नदियों से, जो मुख्य नदी है उसके पूर्व साइड नेपाल। ये जो विवादित क्षेत्र लिपुलेख दर्रा है ना, बात सुनिए, काला पानी, लिम्पोगुड़ा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों इस नदी के पूर्व में। तो ये किसके अधीन आ गया दोस्तों, नेपाल के अधीन आ गया। बात समझ में आप दिख रहा है ना, आपको सामने दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ना, इस नदी को आधार बनाया गया और इस नदी के इस साइड पूर्व साइड जो भी एरिया है वो नेपाल का होगा, इधर भारत का होगा। सागौली की संधि के अनुसार लिपुलेख, काला पानी, लिम्फाधुरा, ये सभी नेपाल का होगा। सीधी बात है, नेपाल का हो गया। इसमें लेकिन ट्विस्ट आता है, तब वो ट्विस्ट कैसे आता है वो देखिए आप। याद करिए 1857 की क्रांति, 1857, 1857 की क्रांति में याद करिए जब एक बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा था भारत में अंग्रेजों के प्रति, चाहे आप बात करो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
बात करो आप रायबरेली में, चाहे बात करो आप दिल्ली में, उस समय अंग्रेजों ने गोरखाओं का साथ मांगा था भारतीयों का दमन करने के लिए। गोरखा भी जो है अंग्रेजों का साथ दिए 1857 की क्रांति के समय। बात समझ रहा है? 1857 की क्रांति के समय गोरखाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब जब 1857 की क्रांति पूरा खत्म हो गया, फिर गोरखाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उनका तराई वाला प्रदेश वापस लौटा दिया। बात समझना। और 1860 ईस्वी में एक नया मैप जारी कर दिया। 1860 में एक नया मैप जारी कर दिया। इस मैप में उन्होंने लिपुलेख, कालापानी, लिपुलेख दर्रा, कालापानी और लिम्फोधुरा को अपने ब्रिटिश में मिला लिया। मतलब जो नक्शा जारी किया 1860 ईस्वी में, उसमें इन तीनों को ब्रिटिश में मिला लिया। ब्रिटिश में मिला दिया मतलब वो भारत में मिला लिया गया। इस समय नेपाल के गोरखाओं ने इसका विरोध नहीं किया। कारण ये था कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि ये वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उतना कोई मतलब नहीं है। मतलब इस तरह नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र कोई उपजाऊ नहीं है, पहाड़ी है, बर्फीली है, यहाँ कोई खेती होना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अगर सिंपल तरीके से उस खेत इस जगह का मतलब ही नहीं है, इसमें विवाद लेने से कोई मतलब नहीं है, अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से हमको रहना है तो सिंपल ढंग से हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना है, ये गोरखाओं का कहना था। और ब्रिटिशों ने इस कारण इसको चुना क्योंकि यहाँ से जो है लिपुलेख दर्रा से भारत और चीन के बीच व्यापार जो है उसके लिए बहुत बढ़िया था। जो भारत और चीन के बीच जो व्यापार वो जो है आप बोल सकते हैं यहाँ के लिए जो है वो बहुत ठीक था। बस समझ रहा है? आपको पता होगा ये जो लिपुलेख है, ये जो लिपुलेख, इसकी महत्व आप देखिए। जो हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं, ये जो नाथुला दर्रा, अगर हम सिक्किम से नाथुला दर्रा की अगर यात्रा करेंगे तो 6 दिन लगता है, 6 दिन लगता है। लेकिन अगर हम लिपुलेख के माध्यम से उत्तराखंड के जाके लिपुलेख के माध्यम से अगर जो भी पुल बनाए हैं मैं बताऊंगा, वहां से करेंगे तो 2 दिन में हम पहुंच जाएंगे इस लिपुलेख दर्रा पर। और ये लिपुलेख दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है भारत और चीन के लिए। बात समझ में आ रही है? इसी कारण ब्रिटिशों ने जो है इसको जो है क्या कर लिया, अपने ला लिया। लेकिन वहां उस समय के गोरखाओं ने, उस समय के नेपालियों ने इसका विरोध नहीं किया। ठीक है। इस लिपुलेख को अभी खोला जा रहा है। नाथुला दर्रा को भी 2015 में खोला गया। उसके पहले ये बहुत दिन तक बंद था। 1962 युद्ध के बाद ये नाथुला दर्रा जो है वो भी बंद था। ठीक है, ये वाला। तो अब बोलोगे सर ये तो किसमें आ गया, 1860 ईस्वी में जब मैप जारी किया गया वो भारत में आ गया। लेकिन याद रखना ये जो 1860 में जो भारत में आ गया ये वाला एरिया, ये जब मैप डिजाइन किया गया तब है। यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई, यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई। अब नेपाल वालों का ये कहना है, अब देखिए, अब बात आपको 60 ईस्वी में ये नक्शा तैयार हुआ। अब वहां से जो है विवाद हो रहा है। नेपाल वाले बोलते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि सगोली की संधि जो है पहली और अंतिम संधि थी। नेपाल वालों का ये पक्ष है। उनका ये बोलना है कि ये हमारा हिस्सा है, ये भारत का नहीं है, ये हमारा हिस्सा है क्योंकि जो संधि हुई है वो सगोली की संधि हुई है। भारत का ये कहना है कि यार अगर आपको इससे दिक्कत है तो आपको विरोध उस समय करना था, आपको विरोध उस समय करना था, आपने अभी विरोध क्यों कर रहे हो? तो नेपाल वालों का ये कहना है कि उस समय तो हमारा जो शासन हुआ करता था राजशाही था, गोरखाओं का शासन था, वहां उस समय के जो शासक है वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। नेपाल में तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वो तो अभी आई, 1990 से प्रोसेस चल रहा था, 2015 में जो है डेमोक्रेसी आई। तो भारत वालों का ये बोलना है जब 1990 में जब प्रोसेस चल रहा था उस समय विरोध क्यों नहीं किए? तो ये एक मामला जो है भारत और नेपाल के बीच गहराता जा रहा है। इनका ये बोलना है कि ये हमारा है, भारत का ये बोलना है कि जब नक्शा तैयार किया तब आप लोग कहाँ थे?
भारत वाले इसका पक्ष में, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि का मतलब ये है कि जब 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब भारत ने यहीं पे जो है अपना सेना लगा लिया था। भारत ने अपना जो सेना यहाँ पे लगा लिया था। तब नेपाल वालों ने ये बोला था कि आप वहाँ पे सेना लगा सकते हैं, लेकिन हमारा है, ये भी बोला था, नेपाल वालों ने ये बोला था कि आप यहाँ पे सेना लगा लीजिए, यहाँ पे सामरिक है, यहाँ पे युद्ध करने के लिए बड़ा अच्छा स्थिति है, अच्छा मैदान है, अच्छा क्षेत्र है, आप लगा लीजिए, लेकिन ये हमारा है। उस समय से भारत जो है, भारत की सेना जो है यहाँ पे है। अब दोनों का अलग अलग बात बोलने का है। ये जो स्थिति आ रही है, कुछ लोगों का बोलना यह है कि ये पूरा हो रहा है, इसके पीछे चीन का हाथ है। अब चीन का हाथ कैसे देखिए, अभी जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली साहब, ये कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है नेपाल के, और चीन में जो जिनपिंग की सरकार है वो भी जो है क्या है, कम्युनिस्ट है। तो ये दोनों का एक सांठगांठ चल रहा है कि भारत को किस तरीके से जो है दबाव बढ़ाएं। दूसरा तरीका ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि केपी और शर्मा ओली की कुछ महीनों पहले जो है सरकार गिरने वाली थी, बड़ा मुसीबत में थी। तब उस समय जो है नेपाल में जो चीनी राजदूत महिला है, उन्होंने जो है ओली साहब का जो है सहयोग किया था सरकार बचाने में। यहां से कुछ बात पलटते हुए देखिए, शुरुआत कहां से हुआ आप देखिए। हमेशा भारत और नेपाल का संबंध हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि इनके पीछे जो है एक संस्कृति और साथ ही धर्म भी एक आधार है, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता है। उन्होंने लोकतंत्र अभी बनाया, लेकिन उसके पहले तक ये लोकतंत्र जो है क्या बोलना चाहिए, एक बोलना चाहिए लोकतांत्रिक देश के पहले वो एक हिंदू राष्ट्र। यहाँ की संस्कृति भी उनसे मिलती है। हमारी जो माता सीता जो है वहीं की है, जो बोलना चाहिए मोदी जी की जो पहली यात्रा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भी नेपाल की रही है। वहाँ की जो प्रसिद्ध जो है मंदिर आप सभी को जानते हो, पशुपतिनाथ मंदिर है ना। तो एक संस्कृति हमारी और उनकी मिलती जुलती है। और इस विवाद के समय वहाँ के जो विपक्षी नेताओं ने, उन्होंने भी इस चीज को बोला है कि यार नेपाल को भारत का साथ एक संबंध अच्छा रखना चाहिए। ये जो संबंध है भारत और नेपाल का, वो अभी से नहीं बिगड़ रहा है, ये पिछले कुछ वर्षों से लगातार बिगड़ते जा रहा है। याद करिए जब भूकंप आया था नेपाल में, बहुत बड़ी भूकंप आई थी, तब भारत ने इसका भरपूर सहयोग किया था नेपाल का, भरपूर सहयोग किया था नेपाल का। उसके बाद नोटबंदी हुई, क्योंकि आप जानते हो हमारी जो करेंसी, हमारी जो मुद्रा है वो नेपाल में भी चलती है। जब नोटबंदी हुई तो नेपाल वालों ने इनका बहुत विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि हमको बिना बताए नोटबंदी कर दी, क्योंकि उनकी जो बैंक में हमारी मुद्रा थी, वहां से विरोध के स्वर उठने लगे। तीसरा, नेपाल वालों का एक और इसमें नाखुश होने की वजह यह है क्योंकि जब संविधान बना नेपाल में, तब वहां के कुछ मवेशी संप्रदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। नेपाल में जब संविधान बना तब वहां के मवेशी संप्रदाय लोगों ने वहां के संविधान बनने का विरोध किया। अब ये जो मवेशी समुदाय वो कहीं के नहीं भारत के ही लोग हैं जो वहां जाके बसे हैं। इसमें मतभेद हुआ भारत के प्रति। कुछ और मतभेद की अगर हम बात करें तो आपको पता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया स्टार्टिंग में कि नेपाल एक लैंडलॉक है, कोई समुद्री सीमा नहीं लगी हुई है। तो जो नेपाल को जाने वाला जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे पेट्रोलियम से लेके कोई भी महत्वपूर्ण बातें, वो सभी भारत के माध्यम से जाता है। लेकिन वहां पे जो है मवेशी लोगों के विद्रोह करते समय उन्होंने भारत के जो यान है, भारत के जो सीप है, भारत के जहाज है, उनको या वहां भारत के संसाधन है उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। तो भारत वालों ने भी कुछ महीने तक अपना जो संसाधन है, अपना जो जहाज है, अपना जो सीप है, वो नेपाल भेजना बंद कर दिया था। इससे नेपाल के जो प्रशासक है वो बहुत नाराज हुए, बोले कि यार भारत को ऐसा लगता है कि नेपाल का बिना भारत के कुछ नहीं हो सकता। इन सभी घटनाओं के समय
नेपाल भारत से चीन की ओर बढ़ने लगा। भारत की छोड़ के चीन की ओर जो है नेपाल बढ़ने लगा। तो ये सभी जो है घटनाएं हो रही है जो कि भारत और नेपाल के बीच जो है बोलना चाहिए विवाद की स्थिति रही है। यहां पे आप देखेंगे भारत को, तो भारत को भी बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए एक अच्छा संबंध रखना चाहिए नेपाल के साथ। जब ये इन्होंने एक और बात, अभी मई के शुरुआती हफ्ते में राजनाथ सिंह ने जो लिपुलेख में पुल बनाया उनका उद्घाटन किया, राजनाथ सिंह जी ने उनका उद्घाटन किया। इसका भी नेपाल ने विरोध किया, बोला कि यार लिपुलेख में अगर आप पुल उद्घाटन कर रहे हो तो एक बार पूछ लेना चाहिए। और क्या हैसियत से भारत और चीन, चूंकि ये जो लिपुलेख कर रहा है उससे जो है भारत और चीन के बीच व्यापार होगा, तो उन्होंने भारत के प्रति भी और चीन के प्रति भी नाराजगी जाहिर की कि बिना आप परमिशन के, बिना आप कस्टम दिए आप कैसे यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। तो ये सभी बातें हैं। साथ ही अब ओपी जो शर्मा ओली है वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी कुछ विवादित बयान भी आए हैं। दो मेन विवाद हैं, इसको आप समझिए। पहला बड़ा विवाद ये आया कि जो कोरोना है वो जो चीन के वुहान से जो निकला था वो सॉफ्ट था, लेकिन भारत से जो आया हुआ कोरोना है वो बड़ा खतरनाक है, ऐसा ओली का स्टेटमेंट आया है। दूसरा स्टेटमेंट ये आया हुआ है कि ये उन्होंने एक नया नक्शा जारी कर दिया नेपाल का, और नए नक्शे में इन जो तीनों जो मैंने जगह बताया, कालापानी, लिपुलेख और लिप्यथुरा, इसको उन्होंने नेपाल में शामिल कर लिया। तो ये तो बात थी, इस तरीके से जो है विवाद हो रहा है। यहाँ पे भारत को और नेपाल को आपस में बैठकर सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए और भारत को भी बड़ा दिल अपनाना चाहिए। अपने आसपास के जो छोटे देश हैं, ये भी पता है कि भारत और नेपाल को भी अगर मान लो युद्ध की स्थिति आता है तो नेपाल कहीं टिक जाती है, लेकिन भारत को भी अपने आसपास के सभी देशों के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए, ताकि जो है जब बड़े देश खासकर चीन के साथ कभी भी रिलेशन खराब हो, खैर रिलेशन अभी भी खराब हो, लेकिन कभी वो स्थिति आ जाए युद्ध की स्थिति या और कभी भी स्थिति, तो उसमें ये छोटे देश जो है भारत की ओर जो है साथ दें। ठीक है, तो ये मेन हिस्सा था और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो विवाद का जो कारण है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही। सुबह शाम आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसको जरूर दिलाइएगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ ही आप क्या करें, जो नए लोग होंगे वो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।